Extinction. Extinction is the process of removal of nitrogenous metabolic waste. Nitrogenous metabolic waste from बॉडी से, शरीर से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में बनता है, उसको भी हम सांस छोड़ के निकालते हैं, लेकिन उसको हम एक्सक्रीशन नहीं कहते, वहाँ रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में निकलता है। लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना है। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में आता होगा जहन में कि नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट आता कहाँ से? ये कहाँ से आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट? ये टॉक्सिक है, ये सेल में हम नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक, इसलिए इनको बाहर निकालना जरूरी है। तो जरा देखते हैं ये आता कहाँ से है। हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं? भोजन के रूप में क्या लेते हैं? भोजन के रूप में कुछ नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इसके अलावा क्या लेते हैं? फैट लेते हैं, हाँ फैट लेते हैं। इसके अलावा क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। अब डाइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो क्या देगा? ग्लूकोज देगा कि नहीं देगा? ग्लूकोज देगा। आप स्टार्च खाएंगे, ग्लूकोज निकलेगा। इसके बाद फैट का डाइजेशन होगा तो क्या देगा? फैट का डाइजेशन होगा तो क्या देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल देगा, ग्लिसरॉल देगा। और प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या देगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या देगा? एमाइनो एसिड देगा, यह एमाइनो एसिड देगा। अब देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यह जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज किससे मिलके बना है? यह ग्लूकोज किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि C6H12O6। अब यह फैट भी, फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी किससे मिलके बना है? ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन यह एमाइनो एसिड किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, यह ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, आप रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में देखे थे, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या क्या दिया था? हाँ बहुत बढ़िया, एनर्जी दिया था, एनर्जी दिया था, एटीपी के रूप में बदली, उसी एनर्जी का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद मेटाबॉलिक वाटर भी दिया, मेटाबॉलिक वाटर भी दिया, और इसके बाद क्या दिया था? CO2। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपोनेंट है वो केवल क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देगा। जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कैसे निकल गई? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग की प्रक्रिया में बाहर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज बनेगा, यहाँ पर भी इसका मेटर में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? वाटर, और क्या बनेगा? यहाँ पर भी एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाएगी, वहीं यूज होगा। लेकिन प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा, एमाइनो एसिड का, जितना हम प्रोटीन खाते हैं, पचने के बाद जितना एमाइनो एसिड बना, अगर उसको 100% मान ले तो 23%, 23% एमाइनो एसिड का लीवर में डीएमिनेशन होता है, एमिनो ग्रुप निकाल के एनर्जी में बदलता है, एनर्जी बनती है, और बाकी सब बॉडी बिल्डिंग में लग जाता है, हार्मोन बनाने में, एंजाइम बनाने में, शरीर के ग्रोथ में लग जाता है। लेकिन 23% पर डे जितना आप प्रोटीन खाते हैं, उसे पच के जितनी एमाइनो एसिड बनी, अगर उसको 100% मान ले तो 23% टूट करके क्या देता है? एनर्जी देता है। तो अब यहाँ पे क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्या बना? मेटाबॉलिक वाटर। इसके अलावा क्या बना? यहाँ पे एनर्जी भी बनी, एनर्जी भी आया। क्या आया? एनर्जी।
एटीपी के रूप में 23% टूट करके, और यहाँ पे और क्या मिला, एक खतरनाक केमिकल बनता है, वह है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। यही अमोनिया टॉक्सिक है, यही अमोनिया खतरनाक है, और इसी अमोनिया को सही से बाहर निकालना जरूरी है। आप सोचो, अगर हम लोग अमोनिया सूंघ लें तो बेहोश हो जाएंगे, और लीवर में बन रही है, इसका मतलब जहां बनी वहीं पे इसको कम विषैला में बदलना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे बनती है, कैसे निकलती है। इसी का निकालना, इसी को बाहर करना एक्सक्रीशन में आता है। ये अमोनिया के रूप में निकलेगी। उनमें जो अमीबा पैरामीशियम है, जो पानी में रहते हैं, अमोनिया 10 गुना ज़्यादा घुलनशील है। तो जो सिंगल सेल्ड है या जो स्पंजेज है, पानी उनके बाहर भी है, उनके भीतर भी है, और पानी में घुल करके क्या करी, बाहर निकल गई। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, मछलियाँ हैं, मेढक हैं, रेप्टाइल हैं, हम लोग हैं, हम लोग में तो लीवर में बन के वहाँ एक एक सेल के बाद आएगी तो सारा सेल ही तो बेहोश हो जाएगा, सारा टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उसको कम विषैला में बदलना पड़ेगा। तो ये अमोनिया, अब जरा हम देखते हैं, इनके बारे में ध्यान देते हैं। CO2 तो निकल ही जा रहा है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए कैसे बनती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यहाँ पे पहले यहाँ पे NH2, और यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पे H, और यहाँ पर COOH। तो यहाँ पर एनर्जी देने वाला केवल इतना ही भाग है। एमिनो एसिड 2 ग्रुप से बना है। ये एमिनो एसिड है, ये क्या है? एमिनो एसिड। किससे बना? प्रोटीन के पचने से। जो प्रोटीन आपने पचाई थी उससे क्या बन गया? एमिनो एसिड। अब यही हाइड्रोजन का मान बदलते जाएगा, एमिनो एसिड का नाम बदलते जाएगा। हाइड्रोजन है, CH है, CH3 है, CH2 है, अलग अलग होते जाएगा, नाम बदलते जाएगा। तो ये एमिनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप है? एमिनो एसिड कंटेन 2 ग्रुप। एक ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम क्या है? एमिनो ग्रुप। इसका नाम क्या है? एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप कई ग्रुप होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है सब। तो ये एमिनो ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एमिनो एसिड की खूबसूरती इसी में है। अगर किसी एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो न्यूट्रल होगा। वो कैसा होगा? न्यूट्रल। और 2 एमिनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक, तो बेसिक हो जाएगा। और 2 कार्बोक्सिलिक एक एमिनो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो ये ग्रुप जो है इसके नेचर को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन एनर्जी देने में केवल अभी तक देखा आपने, एनर्जी कौन से पार्ट से मिल रहा था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसी से, क्योंकि उसी के कार्बन 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 और कार्बन ऑक्सीजन पार्ट में जो एनर्जी जुटी है वही एनर्जी निकलेगी। मिस एमिनो ग्रुप का यहाँ पे पहले डीएमिनेशन होगा। एमिनो ग्रुप का क्या होगा? डीएमिनेशन। अब यहाँ एमिनो ग्रुप पहले निकाला जाएगा एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप को निकालना क्या कहलाता है? डीएमिनेशन। जैसे यह एमिनो ग्रुप अब निकला, मान लीजिए यहाँ पर यह एमिनो, यह NH2, और यहाँ पर C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे COOH। अब यहाँ एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है। अब एमिनो एसिड से यहाँ पे इनका कौन सा ग्रुप निकल रहा है बच्चों? एमिनो ग्रुप। तो इसको क्या कहेंगे? डीएमिनेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डीएमिनेशन। तो रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड, ये लीवर सेल में होता है। कहाँ होता है? लीवर सेल में। द रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन। तो एमिनो ग्रुप निकल जाएगा तो बाकी एक ग्रुप से एनर्जी बनेगी, पार्विक एसिड में बदल जाएगा, पार्विक एसिड चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ एनर्जी दे देगा, है कि नहीं? तो एमिनो ग्रुप निकला। आज अच्छा आप देखिए,
कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 8 बनाने के लिए 4 और चाहिए, 4 वैलेंसी हुई। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इनके इस नाइट्रोजन से ले लिया। इसको ऐसे देख लें, इसको ऐसे देख लें, N यहां पर C, यहां पर समझना जरूरी है, N यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर C डबल OH और यहां N के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इससे लिया, एक हाइड्रोजन से लिया, यह NH2 हो गया। तो इनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना बाहरी कक्षा में। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पहली कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 बनने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, तब तो बैलेंस है ना। 3 चाहिए इनको, 3 2 5। लेकिन अभी तो हो गया, आगे गड़बड़ होने वाला है। अभी तो हो गया, जब इससे अपना संबंध तोड़ेंगे, जब यहां से निकलेंगे, जब निकलेंगे तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रह जाएगा। तो इनके पास केवल एक ही खूंटी पे कितना झोला टांगेंगे, गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो ये हाइड्रोजन, और अब एक इलेक्ट्रॉन इनसे लिए थे, अभी 2 ही हाइड्रोजन है, तो इनको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन सेल में रहता है, हाइड्रोजन ले लिया। अब निकला तो एमिनो ग्रुप निकला, NH2 निकला, लेकिन NH2 फर्दर क्या बन गया? क्या बन गया? NH2 क्या बन गया फर्दर? NH3। NH3 का मतलब सबसे खतरनाक, हाईली टॉक्सिक है। ये कैसा है? हाईली टॉक्सिक। अब देखिए बाडी कितना बड़ा साइंटिस्ट है, कैसे डिजाइन की है अपने आप को, कि एमिनो ग्रुप का डीएमिनेशन हुआ, इनका डीएमिनेशन हुआ, इनका एमाइनो एसिड का डीएमिनेशन हुआ है। तो एमिनो NH2 निकला और NH2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सेल से हाइड्रोजन में एक NH3 बन गया और NH3 बनते ही भस्मासुर हो गया, एकदम खतरनाक हो गया, टॉक्सिक हो गया। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, जो पानी में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, उसमें तो मान लो अमोनिया एक बार बन भी गई तो पानी में 10 गुना घुलनशील है, फटाफट कहाँ चली जाएगी? बाहर। लेकिन इतनी बड़ी मछली है, बड़ी सी फिश है, इतनी बड़ी फिश है, और उसके लीवर में बना अमोनिया, तो पानी में आने से पहले सेल में जाएगा ना, दूसरे सेल में, तो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा ठीक से। अब वो क्या करेगी? मछली डेड करेगी। मेढक का भी वही हालत है, हम लोगों का भी वही हालत होगा कि लीवर में बना वहां से कहीं जाएगा, सारे को डैमेज करेगा। छोटे इंसेक्ट हुए, छोटे एनिमल हुए, हाइड्रा हुआ, स्पंजेज हुए, जिसके अंदर भी पानी बाहर भी पानी, तो आराम से डिफ्यूज करके निकल जाएगा। तो यहाँ अमोनिया कैसे निकल गई बच्चों? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि जहां ज्यादा है वहां से कम क्यों। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनिमल में अब यही अमोनिया कम विषैला किस में बदली जाएगी? यूरिया में। यूरिया में इसको क्या कहेंगे? लेस टॉक्सिक। अब यूरिया को कुछ देर तक रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। तो यूरिया क्या हो गई? लेस टॉक्सिक। तो जिसमें अमोनिया निकल सकती है अमोनिया निकले, और नहीं निकल पाई तो किस में बदल गई? यूरिया में। ये भी कहाँ बनता है? लीवर सेल में। कहाँ बनता है? तो लीवर सेल में अमोनिया बना, वहीं पे यूरिया में बदल दिया गया। समझ में आ गया? लीवर सेल में अमोनिया बना और वहीं पे किस में बदल दिया गया? यूरिया में। अब वहां से ब्लड में होकर के हार्ट में आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा,
पूरे बॉडी में दौड़ते हुए किडनी में जाएगा, वहाँ उनकी छनाई होगी और छन करके यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन के रूप में बाहर निकालने के लिए हम लोग रोज 1.5 लीटर पानी नुकसान करते हैं। 3 साढ़े 3 लीटर पानी पीते हैं, जिसमें 1.5 लीटर पानी केवल क्या करने के लिए बाहर निकालते हैं? यूरिया को निकालने के लिए बाहर निकालते हैं यूरिन के रूप में। अब वो जो लिजार्ड है जो पानी पीती नहीं, जो कॉकरोच है इंसेक्ट है पानी पीता नहीं, जो चिड़िया है पानी कम पीती हैं, वो पानी कहाँ से पाएगी कि यूरिया निकाले? जो एनिमल पर्याप्त पानी पाते हैं उसमें तो यूरिया के रूप में निकल जाएगा। और जो पानी पीते ही नहीं, केवल भोजन में जो पानी है उसी से काम चला लेते हैं, तो उनसे आप उम्मीद करते हैं कि यूरिया के रूप में निकाले, यूरिन के रूप में निकालेगा? पानी चाहिए ना घुलने के लिए। तो अब वो कैसे निकालेंगे? अब वो इसी यूरिया को कैसे निकालेंगे? इसी यूरिया को यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो देखा आपने, वही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, यहाँ अमोनिया के रूप में निकल रहा है, जो छोटे मोटे हैं जिसमें डिफ्यूजन हो सकता है, और जो कॉम्प्लेक्स है डिफ्यूजन नहीं हो सकता, उनमें यूरिया के रूप में निकल रहा है। लेकिन यूरिया में निकालने के लिए पानी चाहिए यूरिन के रूप में, और जो पानी नहीं पीते, कम पीते हैं, उनमें कैसा निकल रहा है? यूरिक एसिड। जैसे इंसेक्ट है, लिजार्ड है, कभी कभी आप देखे होंगे लिजार्ड वगैरह, छिपकलियाँ या कॉकरोच जो अपना फीकल मैटर त्यागते हैं, देखे फीकल मैटर तो काला काला होता है, लेकिन उसके ऊपर चूने जैसा होता है, देखा है कि नहीं? अरे बतख कबूतर कभी बीट करता है तो देखते हैं चूने चूने जैसा होता है। तो चूने चूने जैसा क्या होता है? वही यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। तो कितना डिजाइन करके एमिनो एसिड का डिएमिनेशन हुआ, एमिनो ग्रुप निकला, अमोनिया बना, अमोनिया से यूरिया बना, यूरिया नहीं निकली तो यूरिक एसिड बना, और कैसे कैसे करके इनको बाहर निकाला गया। तो इन्हीं टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों? समझ में आ गया? अच्छा, अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर अमोनिया तो बन गई, यूरिया में कैसे बन गई? भाई एमिनो ग्रुप निकला, हाइड्रोजन ले लिया, अमोनिया तो बन गया, यूरिया में कैसे बदला? जरा सा एक लाइन देख लेते हैं, यह समझ आ गया? लिखाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। किसका? अरे इतना पार्ट एनर्जी में बदल जाएगा, वो पार्विक एसिड में बदलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी देगा। मैंने बोला ना कि जितना प्रोटीन खाते हैं पचने के बाद एमाइनो एसिड बनता है, उस एमाइनो एसिड 23% ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देगा। लेकिन एनर्जी देने से पहले, जैसे पेन है, कैप है, लिखने से पहले बंद है, लिखना होगा तो कैप हटाना ही पड़ेगा। तो अगर उसको एनर्जी देना है तो एमिनो ग्रुप को हटाना पड़ेगा। बाकी पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। इन लीवर से यहाँ पे क्या बना? क्या बना? अमोनिया। तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, यह और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन ही रहा है ना, और यहाँ पे अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के ड्यूरिंग यूरिया साइकिल, इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल। ये कहाँ होता है? लीवर सेल में। अब यह बदल जाता है किसमें? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को क्या कहते हैं? यूरिया। देखा आपने? वो वाटर, NH2 दोनों का एक एक हाइड्रोजन निकल गया और वो वाटर में बदल गया, इसका एक ऑक्सीजन निकल गया और यह यूरिया में बदल गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। हाँ, तो इस तरह से यूरिया बनती है और फिर पानी में घुल के यूरिन के रूप में बाहर निकलती है। तो अब हम लोग जब बात करेंगे तो स्क्रीटरी आर्गन की बात करेंगे और एलिमिनेशन ऑफ यूरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए स्क्रीटरी आर्गन्स इन एनिमल्स। excretory organs in animals।
एनिमल्स में कौन कौन से अलग अलग एनिमल्स में, क्योंकि ये भी मैचिंग करके आजकल पूछ रहा है बच्चों को भुलवाने के लिए, एक तरफ एनिमल का नाम दे, एक तरफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैच बनाइए कि कौन कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस एनिमल का है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स लिख लीजिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। different group of animals have different type of excretory organs for elimination of nitrogenous metabolic waste। किसके लिए? elimination of nitrogenous metabolic waste। different group of animal have different type of excretory organ for elimination of नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अब यहाँ पर हमें देखते हैं अमीबा पैरामीशियम में तो सिंपल डिफ्यूजन से चला जाता है, अलग से ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है। स्पंजेज हाइड्रा में भी सिंपल डिफ्यूजन से चला जाता है, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अलग कॉन्ट्रैक्टाइल बाइक्यूल है, हालांकि अमीबा पैरामीशियम में उसे भी एक्सक्रीशन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है। लेकिन थोड़े डेवलप्ड एनिमल में देखें, प्लेटीहेल्मिन का कोई एग्जांपल बताइए। प्लेटीहेल्मिन जिसका बॉडी फ्लैट हो, फीता की। टेपवर्म कौन है? टेपवर्म का नाम सुने हैं? यह आंतों में होता है कुछ लोग के, और इंडोपैरासाइट। तो टेपवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, टेपवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? टेपवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर है फ्लेम सेल। नाम क्या है? फ्लेम सेल। शिखा कोशिका, फ्लेम सेल्स ये इस तरह से होती हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्लेम की तरह होगा, यहाँ पे इस तरह होगा, यही जो है एक्सक्रीशन का काम करती है। तो टेपवर्म में क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा? फ्लेम सेल। इसके बाद अर्थवर्म में, हाँ यस वेरी गुड, अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया। अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा बच्चों? नेफ्रीडिया। इसके बाद इंसेक्ट में क्या है? इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा बच्चों? बोलिए जल्दी से। इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलपिगियन ट्यूब्यूल। ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल इनकी एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होता है, जब तक एलिमेंट्री कैनाल में डाल देता है। MALPIGHI मैलपिगियन ट्यूब्यूल। ठीक है। अब इसके बाद इंसेक्ट के बाद यहाँ पे फीसेस में क्या होता है? फीसेस में एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, यस, बर्ड्स में और मैमल्स में। हम लोग भी उसी में आते हैं, मैमल्स में। इनमें क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? ए पेयर ऑफ किडनी है। तो ये रहा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन के बारे में। ये तो जनरल बातें हो गई। अच्छा, कोई एनिमल अमोनिया निकालता है, कोई यूरिया निकालता है, कोई यूरिक एसिड निकालता है। इसके आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं? तो टाइप ऑफ एलिमिनेशन, आगे बढ़े, हो गया? हाँ, टाइप ऑफ एलिमिनेशन। अब अमोनोटेलिज्म किसे कहेंगे? अमोनोटेलिज्म रिमूवल ऑफ अमोनिया।
रिमूवल ऑफ अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया एज नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट अगर अमोनिया के रूप में निकलता है तो उसको क्या कहेंगे? अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म किसमें हो सकता है जरा जल्दी बताइए। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा जितने सिंपल वन हैं, इसके अलावा स्पंजेज, सिलेंट्रेट्स, छोटी मछलियों में भी कुछ निकलता है, टेडपोल में भी निकलता है ना? टेडपोल ऑफ फ्रॉग, टेडपोल ऑफ फ्रॉग, इसमें किस रूप में निकलेगा? अमोनिया के रूप में। तो इनको क्या कहेंगे? अमोनोटेलिज्म। एनिमल को क्या कहेंगे? एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड एज, एनिमल्स हु आर रिलीजिंग अमोनिया आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। ऐसे एनिमल को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। जो एनिमल, अब पूछ देगा आपको एग्जाम में कि द एनिमल हु एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म समझ आ रहा है कि नहीं? जो लोग अमोनिया निकाल रहे हैं उनको अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे और उस प्रोसेस को कहेंगे अमोनोटेलिज्म। तो यह अमोनोटेलिज्म हो गया। दूसरा आता है, अमोनिया अगर नहीं निकली तो क्या निकलेगी? यूरिया निकलेगी। अब यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म तो रिमूवल ऑफ यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ, यूरियोटेलिज्म क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया को क्या कहेंगे? यूरियोटेलिज्म। एनिमल हु एक्सक्रीट्स यूरिया आर कॉल्ड एज, एनिमल हु एक्सक्रीट्स यूरिया आर कॉल्ड एज called as यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक एनिमल। इनको क्या कहेंगे बच्चों? यूरियोटेलिक एनिमल। अब कौन कौन से आएंगे यूरियोटेलिक में जरा बताइए हमको। आए फिशेस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल कहाँ से आएगा? रेप्टाइल और यूरिकोटेलिक है। पानी कहाँ पीते हैं वो? यूरिया निकालने के लिए पानी चाहिए ना, और पानी पीते ही नहीं, उनसे काहे जबरदस्ती यूरिया निकलवा रहे हैं? फिशेस, एम्फीबियंस एंड मर्मल्स। ठीक है। अब इसके बाद अगर यूरिया नहीं निकल पाया, पानी नहीं पीते हैं, क्रोकोडाइल पानी में रहता है लेकिन पानी पीता नहीं, वो भी यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक है। उनके कुछ तो यूरिकोटेलिक उनके आंसू से भी निकलता है। घड़ियाली आंसू जो सुने, घड़िया, हाँ, वो वहां से निकलता है उसके जूस के द्वारा उससे। हाँ, भोजन के पानी से काम चल जाता है। वो पानी में रहता है कि ज्यादा भोजन मिल जाए। ये लोग पानी नहीं पीते हैं, भोजन में जो पानी उसे कम चल जाएगा। ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। इनका फीकल मैटर और स्कीटरी मैटर एक ही साथ निकलता है बाहर। छिपकली का देखे, फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड मैटर, और उसी के ऊपर चूना। समझ रहे कि नहीं? आगे आगे यूरिकोटेलिज्म, 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 the process of elimination of what? Yes, नाम से ही क्लियर है,
एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं, यूरिकोटेलिज्म। अब एग्जांपल, द एनिमल, एनिमल who excrete uric acid, who excrete uric acid are called as uricotelic एनिमल। अब इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें बर्ड्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, काकरोच, COCKROACH, काकरोच, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये सब क्या होंगे, यूरिकोटेलिक होंगे। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया? तो काकरोच, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ये क्या होंगे, माने इंसेक्ट, काकरोच का मतलब जो जमीन पे रहते हैं इसे इंसेक्ट्स वगैरह। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज, अब जो लोग यूरिया निकालते हैं उन्हें एनिमल क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक, और जो यूरिक एसिड, यूरियोटेलिक, जो यूरिया निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको यूरिकोटेलिक।